नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर को कर दिया है मना और ईवीएम के ऊपर जो भी सवालिया निशान लगाए गए थे उन सब को रिजेक्ट कर दिया। इवन यहाँ तक कह दिया कि हमारे देश में पिछले 70 सालों से ज़्यादा समय से लगातार चुनाव हो रहे हैं, उस पर कई बार सवाल उठाए गए हैं, पर अगर एक ही बात को लेकर बैक टू बैक सवाल उठाए जाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं वोटर्स के मन में, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के दो इंपॉर्टेंट बातों की यहाँ पर इशू चल रही थी। एक तो ये था कि ईवीएम के साथ में जो भी वीवीपैट्स लगे रहते हैं ना, उनका 100% वेरिफिकेशन करना चाहिए। एक तो ये डिमांड की गई थी, और दूसरा ये कि ईवीएम की जगह हो सके तो क्यों ना हम बैलेट पेपर, वो कागज़ की जो पर्चियां डाल करके डब्बे में आते थे वोटिंग के टाइम पे, उस पर हमें चलना चाहिए। तो इन दोनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया कि देखो, आपके पास में ना तो ये एविडेंस निकल के आया है कि ईवीएम में कहीं पर कोई टैंपरिंग होती है, छेड़खानी होती है, तो ऐसे में ये मामला तो यहाँ रिजेक्ट हो गया। दूसरा, वीवीपैट के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये कह दिया था कि जहां कहीं भी वोटिंग हो रही है, राइट, किसी भी असेंबली एरिया में, तो वहां पर 5% ईवीएम्स के साथ में उनके वीवीपैट की जो स्लिप्स है उनकी काउंटिंग वेरीफाई की जाएगी। तो ये चीजें जब की गई ना 2019 के चुनाव में, तो केवल एक ऐसा बूथ था जहां पर, एक आंध्र प्रदेश में था, ठीक है, उसमें ईवीएम काउंटिंग और वीवीपैट पेपर स्लिप में थोड़ा डिफरेंस आया था। अदरवाइज 27,000 से ज्यादा के लगभग वीवीपैट्स का वेरिफिकेशन हुआ जिसमें कोई एरर नहीं मिली। तो इस तरीके से ये एक मशीन का मिलना ये साबित नहीं कर देता कि पूरा मैकेनिज्म ही गलत हो जाता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बड़ी क्लियर कह दी कि जब तक आपके पास में प्रॉपर रीजनिंग ना हो, प्रॉपर एविडेंसेस ना हो, आप किसी भी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाते हो ना, तो उस सिस्टम की प्रोग्रेस के ऊपर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। साथ ही साथ ये जो दो जजेस की बेंच थी, जिसमें एक तो संजीव खन्ना जी और दूसरे दीपंकर दत्त जी, उनके द्वारा साफ साफ कह दिया कि देखो, ये ईवीएम का जो मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए काम कर रहा है, वहां पर बहुत सारे सेफगार्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए जाते हैं, बहुत से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। हर कोई उन मशीनों के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकता, और इसके लिए कुछ और चीजों को भी ऐड ऑन किया है कि कैसे हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को हम कर सकते हैं कंटिन्यू। अब यहां पर जो नए सजेशंस दिए गए ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि देखो, हमने डेटा और फिगर को जब देखा, एविडेंसेस को एनालाइज किया, तो कहीं पर भी हमें धांधली या गफलेबाजी नहीं मिली। तो इस चक्कर से जो पिटीशन लगाई गई थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एसोसिएशन या फिर कहो एनजीओ के द्वारा, तो वो तो हो गई रिजेक्ट। बट उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट हिदायतें दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। वो क्या है? देखो, जब वोटिंग कंप्लीट हो जाए, काउंटिंग कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में नंबर 2 और नंबर 3 पे जो भी कैंडिडेट्स आए ना, उनको एक अधिकार दिया गया है। क्या है वो? कि उनके पास में ये अधिकार रहेगा कि वो कोई भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे उनकी आपके यहाँ पर वोटिंग हो रही है और उसमें फर्स्ट नंबर पे इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट नंबर पे जो आ गया वो तो जीत ही गया। ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है? या तो दूसरे नंबर वाला या तीसरे नंबर वाला। चौथे पांचवें वालों के पास तो बेचारों के पास वैसे ही वोटिंग कम आएगी, है ना। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन 2 और 3 कर सकते हैं। तो उनको ये अलाउ किया है कि आप अपनी असेंबली में जो वोटिंग हुई है उसमें 5% ईवीएम्स को आप अपने हिसाब से रैंडमली चूज कर लो, और उनकी माइक्रो कंट्रोलर जो चिप आती है ना अंदर की, वो आपको दे दी जाएगी। दे दी का मतलब ये हो गया कि आप फाइनल कर लो कि ये ईवीएम्स है। उन ईवीएम्स का फिर एक तरीके की चेकिंग होगी, वेरिफिकेशन होगी। किसके द्वारा? जो ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनी है उसके इंजीनियर्स के द्वारा। अगर उसमें कहीं पर कोई धांधलेबाजी पकड़ी गई तो देखो, वो वहां के इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अदरवाइज आप देखोगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले वो नंबर 2 और नंबर 3 के जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनसे पहले एक फी लेगा कि भई आप फी डिपॉजिट कराओ। फिर उसके बाद में उनको, उनकी जो ईवीएम सेलेक्टेड है उनका वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से क्या होगा कि एक 100% कॉन्फिडेंस मेकिंग प्रोसेस को डेवलप करने की कोशिश की गई है। अगर वहां पर टेम्परिंग पाई गई ईवीएम के साथ में, तो सीधी बात है, पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर टेम्परिंग नहीं पाई गई तो भाई सीधी बात है, आपका पैसा हो गया जब्त।
तो इस तरीके से एक तो यह अप्रोच बनाई है कि कैसे हारने वाले कैंडिडेट्स को एक कॉन्फिडेंस मेकिंग का एक अप्रोच दी गई है। दूसरी बात यह कही गई है इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट में कि देखो, जब आप शुरुआती तौर पर, आपको पता है ये मशीनों का मैकेनिज्म है सारा, तो ऐसे में जो वीवीपैट है ना, जो पेपर स्लिप क्रिएट करता है 7 सेकंड के लिए, हमें विंडो के थ्रू दिखाता है, तो बोलो उसमें जब सिंबल्स की लोडिंग होगी ना, उस लोडिंग के बाद में जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, ओके, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होगा, उसको एक सिक्योर्ड और सील्ड मैनर में एक ऐसे कंटेनर में रखा जाएगा जिसको चुनाव के होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद में आने वाले 45 दिनों तक कोई नहीं छेड़ेगा। इससे क्या पता पड़ेगा कि भाई कहीं पर हो सकता है कि एक ये भी तो कंप्लेन की गई है ना, जो भी पिटिशनर्स हैं, कि देखो चुनाव हो जाते हैं और फिर उसके बाद में जहां पर वोट ज्यादा आते हैं ना, तो वहां पर रूलिंग पार्टी का कुछ ऐसा अप्रोच हो जाती है कि वो अपने कैंडिडेट के सिंबल को ऊपर शिफ्ट करवा देती है, जिसमें सबसे ज्यादा, जिस पर्टिकुलर बटन पे सबसे ज्यादा प्रेस हुआ है ना, वहां पर अपने सिंबल को शिफ्ट करवा देते हैं। तो उस चीज को भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकालते हुए बता दिया कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है ना, उसको ईवीएम्स के साथ मिलाकर के इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में 45 दिनों तक एक सेफ सील्ड एरिया में रखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन कर दे कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में हम तो रिकाउंटिंग चाहते हैं या फिर हम संतुष्ट नहीं हैं। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे देश में लगातार हो रहे हैं और इसी चीज को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जस्टिस खन्ना ने यहां कहा कि देखो, ईवीएम्स बहुत सिंपल है, एक आसानी से वोट डालना पॉसिबल हो पाता है। दूसरा, ईवीएम कैसे काम करती है ये हर कोई जानता है, आप भी अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल यूनिट होती है, राइट। फिर उसके अलावा ईवीएम होती है, उसके साथ में वीवीपैट कनेक्टेड होता है, और इनिशियल प्रोसेस किस तरीके से होता है, आप अपनी आईडी और अपनी जो आपकी जो स्लिप आई हुई है वो दिखाते हो, फिर आगे जाकर के अपनी फिंगर पे प्रिंट करवाते हो, फिंगर पे वो इंक लगवाते हो, फिर वोट आप डालते हो। तो कुल मिलाकर के प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो ऐसे में इसके ऊपर सवाल उठाना ये अपने आप में एक प्रोग्रेस के ऊपर हर्डल वाली बात हो जाती है ना, एक हर्डल क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, एक जो वीवीपैट का जो मैकेनिज्म है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वोट वेरिफाइबिलिटी। तो ये चीज जब हम कर ही रहे हैं कि पहले तो केवल एक ही पर्टिकुलर असेंबली के अंदर एक ही पर्टिकुलर, आप कह सकते हो एक ही वीवीपैट की वेरिफिकेशन होती थी, फिर हमने 5 तक तो कर दी ना, 5% तक हम पहुंचा रहे हैं इसको, तो इस चीज से आपको संतुष्ट होना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस दत्त जो हैं, उन्होंने तो एक तरीके की लताड़ लगाई है, क्या कि देखो, हमारे देश में जो लोग सिंसियरली काम कर रहे हैं उनके कड़े परिश्रम के ऊपर आपने गलत तरीके का सवाल उठाया है। और यह बात तो देखो सुनवाई के समय में भी बोली गई थी कि आप अगर डाउट्स ही करते चले जाओगे ना, तो प्रोग्रेस करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी बात कि हमारे देश ने जो पिछले 70 सालों में अचीव किया ना, आप उस चीज को कमजोरी में बदलने की कोशिश मत करो। हमारे देश में जो ईवीएम्स हैं वो नेटवर्क्ड नहीं है, वो स्टैंड अलोन डिवाइसेस हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनको आप रिमोटली ऑपरेट नहीं कर सकते हो, वो सेपरेट हैं अपने आप में। ये चीजें टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली चेक हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह दिया कि हमारे देश में तो शायद ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरीके की प्रोग्रेसिव अप्रोच पर कोई रोक लगाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इन दोनों जजेस ने मिलकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट की है कि देखो, बैलेट पेपर की तरफ जाना बहुत ज्यादा रेट्रोस्पेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 97 करोड़ के लगभग हमारे वोटर्स हैं। इतने लोगों की वोटिंग अगर पेपर स्लिप से कराओगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब पेपर से काम करवाया जाता था तो उस टाइम पर बूथ पे लंबी लंबी लाइन लग जाया करती थी, और वहां पर फिर होती थी बूथ कैप्चरिंग, कि बाहर खड़े होकर के एजेंट्स या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग माहौल बनाते थे कि भाई ये जीत रहा है, तो वो जीतने के चक्कर में ऑन द स्पॉट वोट डालते टाइम पे वोटर्स अपना डिसीजन बदल दिया करते थे। तो ये चीजें अब रुकी है। क्यों? क्योंकि अभी ईवीएम की वजह से 1 मिनट में नहीं करते 4 वोटर्स अपना वोट कास्ट कर चुके होते हैं। तो ऐसे में बूथ कैप्चरिंग का स्कोप कम हुआ है। तीसरा, काउंटिंग बहुत एफिशिएंटली हो रही है। चौथा, जो पेपर स्लिप की काउंटिंग होती थी ना, उसमें कुछ काउंटिंग करते टाइम पर भी मिसचीफ देखी जाती थी, जानबूझ करके गड़बड़ियां की जाती थी। एक इंसिडेंट बताता हूं मैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब वोटिंग हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी पेपर स्लिप की, तो आप देखोगे कि 3 से 4 गड्डियां एक कैंडिडेट ने ऐसे के ऐसे गायब कर दी थी वो पर्चियों की। इस वजह से वो काउंटिंग में वो पर्चियां कंसिडर ही नहीं हुई और अल्टीमेटली बंदा वो जीत भी गया था। तो ये चीजें अभी बहुत हद तक रुक पाई हैं। ये बात इन दोनों जजेस ने बहुत क्लियर बोली है। इसके अलावा फिर
कि देखो अभी देखा जाए तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नो डाउट वोटर्स के पास में ये पूरा अधिकार है, वोटर्स के पास में पूरा अधिकार है कि उनको अगर डाउट आता है, जैसे मान लो कि आपने वोट कास्ट कर दिया ईवीएम पे, वीवीपैट पे स्लिप कुछ और ही प्रिंट होकर के आ गई, तो आप आसानी से उस चीज के लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आपके पास में अधिकार है, जो इलेक्शन कंडक्ट रूल्स हैं उसमें आपके पास में ये प्रोविजंस हैं। बट सवाल ये आता है कि पिछली बार जब ये प्रॉब्लम आई थी, इस तरीके के सवाल उठे थे, तो ऐसे टोटल 26 केसेस थे जिनमें कहा गया था कि ईवीएम में हमने बटन तो कुछ और दबाया है और वीवीपैट में स्लिप किसी और पार्टी का दिखा रहा है। तो ऐसे में फिर वेरिफिकेशन जब हुआ ना, तो एक भी एरर नहीं थी। वो वोटर्स जानबूझ करके वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ये चीजें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एकदम क्लियर बात आ गई कि देखो, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, ये सारे जो प्रोसेस है ना, इन सब में ये सारा प्रिंसिपल्स अपहोल्ड किया जा रहा है, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा। तो कुल मिलाकर के ईवीएम को कंटिन्यू करने की बात कर दी, और दूसरी साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस भी दे दिए। और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिनके द्वारा ये पिटीशन लगाई गई थी, उनको यहां तक कह दिया कि देखो, आपने अभी तक जितनी भी पिटीशंस लगाई हैं उनमें बहुत सारी हमारे लिए एक अच्छी अप्रोच डेवलप करने में हेल्पफुल रही, बट अब की बार आपका मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया।